नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं समीक्षा के विभिन्न रूपों पर और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे मिथकीय समीक्षा पद्धति तथा रूपवादी समीक्षा पद्धति। मिथकीय समीक्षा पद्धति और रूपवादी समीक्षा पद्धति दोनों अलग अलग तरह से विवेचित की गई हैं, उनकी अलग सैद्धांतिकी है। इस समीक्षा की वकालत करने वाले, इस समीक्षा के समर्थक जो चिंतक विचारक हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से मिथकीय समीक्षा क्या है, उसका स्वरूप, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी प्रक्रिया और पद्धति क्या है, इस पर बात की है। इसी तरह रूपवादी समीक्षा को भी समीक्षकों ने हमारे समक्ष सैद्धांतिकी के साथ प्रस्तुत किया है। मिथकीय समीक्षा पर हम पहले बात करें। मिथकीय समीक्षा में मिथक तत्व को किसी कृति की आलोचना का मुख्य आधार बनाया जाता है। हम जानते हैं कि हिंदी में बहुत से रचनाकारों ने मिथकीय तत्व को लेकर अपनी रचनाओं के साथ जोड़ा है और रचना को एक मिथकीय रचना के रूप में, एक मिथकीय तात्विक विवेचना पर आधारित रचना के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो मिथक निश्चित रूप से समीक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण, एक साधन बन जाता है। किसी भी रचना, किसी भी कृति की आलोचना का जब मिथक को आधार बनाया जाता है तो इस पद्धति पर हम देखें कि कुछ कुछ मनोविज्ञान का दबाव या प्रभाव रहता है, कुछ कुछ मनोविश्लेषण की पद्धति को भी अपनाया जाता है। नृतत्व शास्त्र और कहीं कहीं अपेक्षा अनुसार समाज शास्त्र से जुड़ी हुई दृष्टियों का भी रचनात्मक उपयोग इस मिथकीय समीक्षा के अंतर्गत समीक्षकों द्वारा किया जाता है। मिथकों में किसी संस्कृति की प्रारंभिक या आदिम मानसिकता, आदिम अवधारणाएं यह सुरक्षित रहती हैं। बहुत सारी रचनाओं में, नाट्य रचनाएं, औपन्यासिक रचनाएं, कथात्मक रचनाएं, हम देखें कि इनके अंतर्गत बहुत सारे प्राचीन मिथकों का, महाभारत से, राम कथा से, रामायण से, पुरा कथाओं से, पुरा आख्यानों से बहुत से मिथकों को लिया गया है। मिथक शब्द के मूल में कुछ लोग मिथ को देखते हैं। वस्तुतः मिथ उस रूप में ये असत्य के रूप में नहीं है, लेकिन यह एक परिकल्पना के रूप में है जिसको पुरानी प्राचीन पारंपरिक अवधारणाओं से जोड़कर देखा भी गया और रचना के अंतर्गत उसे सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया गया। समीक्षक रचना की समीक्षा जब करते हैं तो एक ऐतिहासिक प्रतीक परंपरा को वो ढूंढते हैं। किस स्रोत से, किस माध्यम से, किस मार्ग से प्रतीक का आगमन रचनाकार रचना में करवाता है। वर्तमान संदर्भों में उनकी संगति की व्याख्या कैसे करता है, उसकी सार्थकता को कैसे सिद्ध करने का प्रयत्न रचनाकार करता है, इसकी परख, इसकी समीक्षा मिथकीय समीक्षा पद्धति में की जाती है। वस्तुतः मिथक के बारे में भी, मिथक शब्द की अवधारणा के संदर्भ में भी बहुत से चिंतकों ने अपने अपने मत व्यक्त किए। यूनानी चिंतक अरस्तु ने मिथक को मनगढ़ंत कथा या आख्यान मूलक रचना मात्र कहकर एक तरह से चलताऊ ढंग से उसकी चर्चा की है। सामान्यतः मिथक कथा रूप में ही मिलते हैं, किंतु उनका मात्र कथात्मक होना या कथापरक होना यह जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। कुछ घटनाएं, प्रसंग, कुछ स्थितियां, कुछ मान्यताएं, कुछ धारणाएं, कुछ विश्वास, ये भी मिथक की श्रेणी में आते हैं। लोक आस्थाएं हैं, लोक विश्वास हैं, लोक परंपराएं हैं, उनको हम यथावत स्वीकार करते चले आ रहे हैं, उनको भी मिथक की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे किसी पशु पक्षी के विशेष व्यवहार से भविष्य की किसी शुभ या अशुभ संभावना को जोड़ना, जैसे कागा के बोलने का या
कोयल और मैना आदि के बोलने का, कूकने का, या इसी प्रकार से उनके उस व्यवहार से किसी शुभ अशुभ परिकल्पना से अपने को जोड़ने का क्रम, यह भी मिथकीय समीक्षा के साथ जुड़ा होता है। मिथक किसी विकसित नगर समाज की मानसिकता या विश्वास का भी अनिवार्य हिस्सा हो सकता है, किंतु इनका उद्भव प्राय आदिम मानव के मनोवेगों से, जैसे प्रेम, घृणा, भय, संशय, आशा, इन सब से जुड़ा होता है। अगर अंग्रेजी के संदर्भ में देखें तो हरक्यूलियन एफर्ट्स, तो हरकुलिस, हमारे भारतीय संदर्भ में देखें तो रावण की नाभि, तो वह भी, इस तरह के बहुत सारे प्रयोग रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के संदर्भ में नामकरण में, शीर्षक में पात्रों के साथ जोड़कर किए हैं। मिथक कथा या प्रसंग के रूप में हमारे सामने आते हैं, किंतु मूलतः ये प्रतीकात्मक ही होते हैं। आज के समाज में हम मिथक की रचना को केवल आदिम युग तक सीमित नहीं मान पाते। क्यों? क्योंकि आज का मानव भी अपने समय, समाज और राजनीति से जुड़े प्रसंगों को लेकर नए नए मिथकों की रचना भी करता है। इसका मतलब कि जो परंपरा से मिथक रचनाओं में आते रहे, उनमें तो आदिम युग के पात्रों को, घटनाओं को, आख्यानों को मिथकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा। लेकिन इधर स्वतंत्रता के बाद की जो रचना धर्मिता है, उसमें जैसे मुक्तिबोध में हम देखें बहुत सारे मिथकों का प्रयोग मिलता है। तो मुक्तिबोध की कविताएं जैसे ब्रह्म राक्षस यानी लकड़ी का रावण, इन सब में अगर हम देखें तो मिथकीय प्रयोग बहुत ही रचनात्मक रूप में हमें वहाँ उपस्थित दिखाई देते हैं। साम्य और वैषम्य की जब हम बात करें मिथक और साहित्य में, तो हम देख सकते हैं कि मिथक तथा साहित्य जो है वो दोनों का ही मूल स्रोत मानव का मन है, मनुष्य का एक तरह से हृदय है। क्योंकि साहित्य और मिथक का जो रिश्ता बनता है वो अभिन्न बन जाता है, और दोनों के मूल में मानव का जो उसकी जो सोच है, उसकी जो दृष्टि है, उसका जो मनः पटल है, वह उसमें काम करता है। तो साहित्य और मिथक की सृजन प्रक्रिया में बहुत सी समानताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए साहित्य मानव के सृजनशील मानस की कलात्मक अभिव्यक्ति है। मनुष्य का जो मानस है वो क्रिएटिव है, वो कलात्मक है, वो रचना धर्मिता से जुड़ा हुआ है, और यह रचना धर्मिता ही उसे सृजनशील बनाती है। वो नई नई परिकल्पनाओं के साथ अपनी रचना में पात्रों का, घटनाओं का या घटना के उपांगों का सदुपयोग या रचनात्मक उपयोग करता चलता है। मिथक भी मानव की अनुभूति की अभिव्यक्ति का ही माध्यम बनते हैं। तो जब हम मानव के सृजनशील मानस की कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में साहित्य को देखते हैं, तो मिथक भी उसी तरह मनुष्य की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बनता है। यानी हमें कोई सादृश्य लेना हो, कोई समानता लेनी हो, कोई उदाहरण लेना हो, तो हम मिथक के माध्यम से अपनी बात को, अपने कथन को रचना में अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं। मिथक बिंबधर्मी और प्रतीकात्मक भी होते हैं। अब तीन अवधारणाएं हो गई, एक मिथक, एक बिंब और एक प्रतीक। प्रतीक सिंबल्स हैं, बिंब जो होते हैं वो मानसिक चित्र होते हैं, और मिथक जो होते हैं वो इतिहास से, संस्कृति से, समाज से, सभ्यता से, पुरा कथाओं से, पुरा घटनाओं और आख्यानों से उनको लिया जाता, आयात किया जाता है। जैसे भगवान गणपति संबंधी मिथक में एक विशाल मस्तक, एक मेधा, एक बड़े कान वाले, हस्तमुख, गजमुख वाले, समाज के नगण्य से नगण्य व्यक्ति की धीमी से धीमी आवाज भी सुन सकने की क्षमता के प्रतीक के रूप में उनका प्रयोग, रिद्धि सिद्धि के दायक के रूप में उनका प्रयोग, विघ्न विनाशक के रूप में उनका प्रयोग। इस तरह से कविता में, उपन्यास में, नाटक में, कहानी में
ऐसे उपयोग, ऐसे प्रयोग जब कवि या लेखक करता है तो वो मिथकीय एक तरह से निर्मिति कहलाती है। तो मिथक की भांति साहित्य में बिंबों और प्रतीकों का महत्व सदा से रहा है, परंपरा से रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के गद्य को जब हम पढ़ते हैं, औपन्यासिक रचनाओं को, निबंधों को, इतिहास को, कथाओं को, तो हम उनके गद्य के माध्यम से हम इस बात को समझ सकते हैं। यही स्पष्टता का बोध मुक्तिबोध के काव्य में बिंबों की क्षमता हमारे समक्ष उकेरने वाला दिखाई देता है। मिथक और साहित्य का प्रभाव एक समान रूप में हम सबको कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि में दिखाई देता है। असल में मिथक और साहित्य दोनों ही भावक या अनुभावन में विस्मय जगाते हैं। यानी मिथक भी और साहित्य भी जो ग्राहक है पाठ साहित्य का, कविता का या गद्य रचना का, उस अनुभावन के भीतर एक विस्मय पैदा करने, एक जागृति पैदा करने, एक चमत्कार पैदा करने का काम वह उसे उसके मन में करते हैं और उससे वह प्रभावित होता है। मिथकों की उत्पत्ति की जब हम बात करें तो आदिम मानव की एक नैसर्गिक भावनाओं से इसकी उत्पत्ति की बात की जाती है और इसके विपरीत साहित्य सुशिक्षित, प्रतिष्ठित मानव समाज की रचना है। तो अनुमान हम लगा सकते हैं कि दोनों में वैषम्य क्या है कि मिथक जो हैं जन्म लेते हैं, उनकी जो उत्पत्ति होती है वो आदिवासी, आदिम मानव की नैसर्गिक भावनाओं से जुड़कर होती है, जबकि साहित्य एक क्लासिक रूप में, एक आभिजात्य रूप में, एक सुशिक्षित प्रतिष्ठित मानव समाज की रचना के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। मिथकों की उत्पत्ति सहज रूप में होती है, जबकि साहित्य की रचना सोच समझकर और साभिप्राय होती है। यानी मिथक तो पैदा हो जाते हैं और साहित्य सृजित किया जाता है। साहित्यकार उसमें अपनी विशिष्ट मेधा, प्रतिभा, जो नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा है, उसके माध्यम से वह उसका सृजन करता है और सृजन करते करते उसके साधन के रूप में, उसके अंग उपांगों के रूप में मिथकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए साहित्य में मिथक का उपयोग रचनात्मक रूप में होता है, किंतु मिथकों का जो उपयोग है वो केवल साहित्य तक सीमित रहे ऐसा नहीं है, वह व्यापक स्तर पर प्रयोग में आता है। मौखिक लिखित रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो मिथकीय समीक्षा है उसमें मिथक तत्व वह किसी रचना, किसी कृति की आलोचना का मुख्य आधार बनता है। तो मिथकीय समीक्षा में मिथक तत्व की भूमिका इस दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आलोचना या समीक्षा का मुख्य आधार उस मिथ को, उस मिथक को या मिथकों के प्रयोग को, उसकी परिपाटी को बनाया जाता है। साहित्य समीक्षा की यह दृष्टि ऐतिहासिक भी है, इसलिए इसको ऐतिहासिक दृष्टि से महत्ता भी दी गई है क्योंकि इसमें आधुनिक रचना में जो प्राचीन पुरा कथाओं, पुरा आख्यानों से लिए गए, आदिम संस्कृति से लिए गए प्रतीकों का संधान विशेष रूप से किया जाता है। मिथक को यदि हम केंद्र में या दृष्टि में रखकर की जाने वाली समीक्षा पर विचार करें तो जैसा हम जानते हैं कि शब्द की शक्तियां तीन मानी गई, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा एक तरह से सपाट बयानी है, वह उसका शाब्दिक अर्थ हमारे समक्ष उद्घाटित करती है, जबकि लक्षणा और व्यंजना जब अभिधात्मक अर्थ का लोप होता है तो लक्षणा से और फिर लक्षणा से आगे व्यंजना से हम पाठ के मर्म तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। तो मिथक की को जब हम दृष्टि में रखकर किसी रचना की समीक्षा करते हैं तो अभिधापरक अर्थ से परे जाकर, उससे आगे जाकर रचना की गहराई में उसमें बैठकर गहनता पूर्वक, गंभीरता से उसके सूक्ष्म तत्वों का विवेचन, विश्लेषण करते हुए, उसके भीतर निहित अर्थों को उद्घाटित करते हुए हम कुशलता से उनकी पहचान
करने का काम मिथकीय दृष्टि से की गई समीक्षा में करते हैं। मिथकीय समीक्षा में मिथकों की प्रतीकात्मकता यह भी देखी जाती है। प्रतीक यानी सिंबल है। बिंब विधान को देखा जाता है। उनमें निहित आद्य रूप और आदिम विश्वास समीक्षा की दृष्टि को दिशा देने में सहायक कैसे बनते हैं, इसकी परख की जाती है। इसका मतलब हुआ कि समीक्षा में मिथकीय समीक्षा एक महत्वपूर्ण समीक्षा पद्धति है और साहित्य को साहित्यिक बाह्य आधारों पर परखने के साथ साथ यह उसके सूक्ष्म और आंतरिक विवेचन को भी उद्घाटित करती है। इसलिए इस दृष्टि को साहित्यिक समीक्षा के क्षेत्र में बेशक उतने महत्वपूर्ण आयाम न मिल पाए, उतना उल्लेखनीय स्थान इस समीक्षा पद्धति को भले ही ना मिल पाया हो, किंतु भव्य पूर्णता वह यह पद्धति रचना की समीक्षा को देने का प्रयत्न करती है। इन सब सीमाओं के बावजूद, इन सब सीमाओं के होने पर भी साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में मिथकीय समीक्षा अपनी एक महत्वपूर्ण जगह बनाती है, एक महत्वपूर्ण स्थान बनाती है और इस समीक्षा दृष्टि को समीक्षकों ने समादृत भाव से आत्मसात किया भी है। ये है मिथकीय समीक्षा पद्धति का अवधारणात्मक पक्ष, जिसकी चर्चा अभी हमने आपके समक्ष की। अब हम इसी समीक्षा पद्धति के दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसको हमने रूपवादी समीक्षा कहा है। रूपवादी समीक्षा भी एक समीक्षा की पद्धति है। साहित्य की बहुत सी पद्धतियाँ 20वीं सदी के आरंभ और मध्य में उभर कर आईं। समीक्षा की बहुत सी पद्धतियाँ हमारे समक्ष उद्घाटित हुईं और उनमें रूपवादी समीक्षा पद्धति का स्थान भी महत्वपूर्ण स्थान बन गया। किसी भी रचना को, किसी भी कृति को केंद्र में रखकर, केंद्र बनाकर साहित्य के अध्ययन और समीक्षा को एक स्वायत्त और विशिष्ट अनुशासन के तौर पर स्थापित कर दिया जाए, बड़े ही व्यवस्थित और अनुशासित रूप में गैर साहित्यिक तत्वों को साहित्य के क्षेत्र से निष्कासित करते हुए और साहित्यिक तत्वों का रचनात्मक उपयोग या समावेश करते हुए जिस समीक्षा पद्धति को विकसित किया जाता है, उसे रूपवादी समीक्षा पद्धति कहा जाता है। जाने माने समीक्षक, पाश्चात्य चिंतक टी.एस. इलियट, उन्होंने समीक्षा का लक्ष्य मानते हुए, लक्ष्य स्पष्ट करते हुए कहा भी कि कवि से हटाकर कविता पर ध्यान केंद्रित करना। यही रूपवाद ने भी किया। रूपवादी समीक्षा ने भी कवि को गौण मान लिया और कवि की रचना को, कृति को, उसको प्रधान मान लिया, उसको महत्वपूर्ण मान लिया और उसी पर अपनी समीक्षा दृष्टि को केंद्रित कर लिया। तो रूपवादी समीक्षा पद्धति ने टी.एस. इलियट की समीक्षा दृष्टि का एक तरह से उपकार माना और उसे स्वीकार करते हुए उन्होंने साहित्यिक कृति के दो पक्ष स्पष्ट रूप से घोषित किए। पहला वस्तु पक्ष या कथ्य पक्ष, जिसे कंटेंट कहते हैं, और दूसरा रूप पक्ष, जिसको फॉर्म कहते हैं। तो वस्तु और कथ्य जो है वो आंतरिक तत्व है, फॉर्म वो बाह्य तत्व है। हम पूरे उसके रूप, आकार, उसकी संरचना आदि इनकी जब बात करते हैं तब हम उसे रूप के संदर्भ में व्याख्यायित करने या समीक्षित करने का प्रयास करते हैं। परंपरा अनुसार कथ्य को रचना का उद्देश्य माना जाता है, रूप उसका माध्यम भर है। तो रूप जो माध्यम है उसके द्वारा कथ्य तक पहुंचने का प्रयत्न या प्रयास यह समीक्षक करता है। रूपवाद ने वस्तु को पूरी तरह नकारा और रूप पर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित किया। रूपवादी समीक्षा के अगर मानकों पर विचार करें, मानदंडों पर विचार करें, तो उनका स्पष्ट मानना है कि रूप रचना के माध्यम से ही किसी भी कृति को हम साहित्यिकता के परिप्रेक्ष्य में
उसकी समीक्षा के माध्यम से समझ सकते हैं। बहुत सी युक्तियों का, पारंपरिक प्रयोग अनुप्रयोगों का हम मूल्यांकन भी उसी आधार पर कर सकते हैं। इसलिए जो तत्व रचना को या कृति को वैशिष्ट्य प्रदान करते हैं, उन सब की परख हम रूपवादी समीक्षा के माध्यम से कर पाते हैं। रूपवाद को फॉर्मलिज्म भी कहते हैं और अंग्रेजी के इस शब्द के समतुल्य शब्द के रूप में जब हम विचार करते हैं तो बहुत से लोगों ने इस फॉर्मलिज्म के पर्याय रूप में किए गए शब्द प्रयोग रूपवाद का विरोध भी किया और वो रूपवाद को एक समीक्षा पद्धति मात्र मानने तक सहमत नहीं है, बल्कि साहित्यिक कृति के प्रतिमान के रूप में भी वो उसे गहनता, गंभीरता से, विराटता के साथ देखना चाहते हैं। रूपवादी समीक्षा साहित्य को भाषा की विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित करती है और उस साहित्यिक रचना की प्रकृति से अवगत भी कराती है। रूपवादी समीक्षा का उद्भव जब हम देखें तो यह 1914 के आसपास माना जाता है। रूपवाद के प्रथम पुरोधा विक्टर शक्लोस्की थे। रूपवादी समीक्षा ने साहित्यिक समीक्षा के क्षेत्र में भाषा और रचना को साहित्य का दर्जा दिलाने वाली युक्तियों के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हुए इसकी महत्ता को रेखांकित किया। रूपवादी समीक्षा ने कथ्य को बिल्कुल नकार कर भाषा और उसकी ध्वनियों सहित संरचनाओं के प्रभाव पर अतिरिक्त बल दिया और उसको आत्मसात करने, शुभारंभ करने पर एक तरह से उनका बल बना रहा। रूपवाद के उदय की बात अगर हम करें तो सन 1914 में इसका उदय माना जाता है और यह रूस में अध्येताओं के जो अलग अलग ग्रुप थे समीक्षकों के, चिंतकों के, उसमें ओपोजाज यानी काव्य भाषा आधारित अध्ययन सभा, यह साहित्यिक समीक्षा के क्षेत्र को एक नए अंदाज, एक नए नज़रिए से देखना चाहते थे, जिसमें रचना की भाषा और शिल्प पर अधिक बल था। और दूसरी तरफ मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल था, जिसके जो सदस्य थे वो रोमन याकोबसन थे। उन्होंने भाषा अध्ययन का क्षेत्र विस्तार करते हुए, उसके दायरे को बढ़ाते हुए काव्य भाषा के अध्ययन को भी उसके भीतर समेटने का प्रयत्न किया। उन्होंने काव्य भाषा के लिए साहित्यिकता की अनिवार्यता पर बल दिया। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में रूपवादी समीक्षा का बोलबाला था, किंतु दूसरे दशक तक आते आते उसका प्रभाव क्षीण होने लगा और समीक्षा पद्धति धीरे धीरे उसकी विलुप्त होती दिखाई देने लगी। रूपवाद का एक प्रसार संरचनावाद के रूप में भी हमारे समक्ष आया। इसलिए समीक्षा क्षेत्र में जब हम रचना की भाषा, संरचना पर शैली के विवेचन के महत्व को स्वीकार करते हैं, विचार करते हैं और आलोचना में कृति की रचना और विरचना यानी कंस्ट्रक्शन और डीकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है, यह रचना है, और डीकंस्ट्रक्शन यह विरचना है, इसकी बात करते हैं तो वहाँ रूपवादी समीक्षा का प्रभाव हम नकार नहीं सकते। यह उसी के दबाव और प्रभाव से हमारे पास पहुँचता है। रूपवादी समीक्षा की जब हम प्रवृत्तियों और मान्यताओं पर बात करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है कि रूपवादी समीक्षा ने साहित्य को तमाम अनुशासनों से काट दिया और मात्र भाषा तक केंद्रित कर दिया, क्योंकि भाषा ही वह तथ्य है जो साहित्य को हमारे सामने लाने में बहुत महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका निभाती है। रूपवादी समीक्षा के अनुसार साहित्य की भाषिक सामग्री वही होती है जो सामान्य भाषा की, किंतु उसका स्वरूप और प्रकार्य सामान्य भाषा से भिन्न होते हैं। पारंपरिक समीक्षा में इस बात पर भी बल दिया गया कि साहित्य में क्या कहा जा रहा है, जबकि रूपवादी समीक्षा में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह बिल्कुल अप्रासंगिक है। इसका मतलब हुआ कि महत्व केवल रूपवादी समीक्षा में है तो कैसे कहा जा रहा है। रूपवादी समीक्षा साहित्य को स्वायत्त और स्वकेंद्रित और स्वयं साध्य मानती है। इसलिए रूपवादी समीक्षा के अनुसार प्रत्येक रचना अपने आप में स्वतंत्र तथ्य है और उसकी समीक्षा भी उसी के को केंद्र में रखकर होनी चाहिए। इसी कारण
रूपवादी समीक्षा की रचना केंद्रीयता इस सीमा तक बढ़ जाती है कि वह रचना को महत्व देती है, रचनाकार को महत्व नहीं देती। इस तरह मित्रों हम कह सकते हैं कि रूपवादी समीक्षा ने साहित्यालोचन के क्षेत्र में एक बड़ी कमी को पूरा किया है और इस पद्धति को अपनाकर बहुत से समीक्षकों ने बड़े बड़े रचनाकारों और उनकी रचनाओं की समीक्षा की है। धन्यवाद, नमस्कार।